हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर हिंदी का चैप्टर है शब्द रचना। तो शब्द रचना में आज हम देखेंगे शब्द रचना की व्याख्या करेंगे। तो वो देखेंगे कैसे कैसे क्या मतलब शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ये सभी आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सीखेंगे। शब्द रचना चैप्टर का नेम है शब्द रचना, ये हमारा चैप्टर का नेम है शब्द रचना। तो शब्द रचना में हम पहले देखेंगे कि शब्द कहते किसे हैं। आखिर हमारा जो शब्द होता है तो शब्द कहते किसे हैं, शब्द की हम परिभाषा करने वाले हैं। तो शब्द की परिभाषा करेंगे, मतलब शब्द कहते हैं एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, यानी जो वर्ण या अक्षर हैं उनके मेल से जो स्वतंत्र सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक ध्वनि यानी सार्थक जिसका अर्थ साथ में, ऐसी ध्वनि जिसका अर्थ साथ में हो, सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे जैसे शब्द हो जाएगा अभय, अभय कोई एक शब्द है। तो अभय क्या है, एक या एक से अधिक, यानी इसमें अभय में कितने शब्द मिले हुए हैं, एक या एक से, आ भा और या, तीन शब्द मिले, मतलब वर्ण मिले हुए हैं। तो कितने हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, यानी अभय जो क्या है, एक सार्थक, यानी अभय किसी का नाम है तो ये अर्थ के साथ में ध्वनि है यानी आवाज है या वर्ण समूह है। अभय क्या होगा, हमारा एक वर्ण समूह, तो इसी को हम शब्द कहेंगे। जैसे अभय है, अरविंद है, अभिषेक है, यानी इनमें जो है ये जो शब्द बने हुए हैं इनमें वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल है, इसीलिए इन्हें शब्द कहते हैं। तो शब्द को हम समझ चुके हैं, तो आगे बात करने वाले हैं वर्ण किसे कहते हैं। आखिर जो हमारा वर्ण होता है, वर्ण मतलब वर्ण होता तो है लेकिन वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण की परिभाषा हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ध्वनियों के लिखित रूप, ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि यानी आवाज है, यानी जो हमारी आवाज जो हम बोल रहे हैं उसका लिखित रूप यानी जो हमने लिखा है वो रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके, यानी वो ध्वनिया जिनका लिखित रूप हो और मतलब जो लिखित रूप में हो जिनके खंड ना, यानी खंड का मतलब होता है जिनके टुकड़े ना हो, खंड का अर्थ होता है जिनके टुकड़े ना हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को हम समझ चुके हैं। तो वर्ण होते कौन कौन से, मतलब आ हो गया, ई हो गया, का हो गया, खा हो गया, मतलब ऐसे पूरे वर्णमाला यानी या तक के जो सभी वर्ण है उन्हें क्या वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है, ध्वनियों के लिखित रूप, यानी हम जो बोल रहे हैं वो तो हमारी ध्वनि है और ध्वनि को हमने जो बोला, जैसे बोला हमने पा बोला, तो पा को हम जब हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ण हो गया। यानी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता या उससे खंड ना हो सके वह वर्ण, मतलब ध्वनि का वह ध्वनि का वह रूप मतलब लिखित रूप जो लिखा हुआ हो और उससे खंड ना हो सके वो क्या कहलाता, वर्ण कहलाता है। तो हम यहाँ शब्द और वर्ण को समझ चुके हैं। आगे बात करने वाले हैं अक्षर की, यानी अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर का अर्थ होता है अक्षर जिसका क्षर ना हो, यानी जिसका क्षर ना हो। अक्षर किसे कहते हैं, जिसका क्षर ना हो, क्षर यानी जिसके खंड ना हो, यानी जिसका क्षर ना हो सके वो क्या कहलाता, अक्षर कहलाता है। जैसे इसकी हम परिभाषा करेंगे, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण, यानी जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस यानी एक बार में ही अर्थात एक ही प्रयास में होता है, जिस ध्वनि का उच्चारण यानी हम जो बोल देते हैं, उच्चारण का मतलब क्या होता है, बोलना होता है, कुछ लिखा है वो हम बोल रहे हैं उनका उच्चारण है। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, णा, ये सभी हो जाते हैं, मतलब ज्ञात तक के सभी वर्ण क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। उन्हें ही हम अक्षर यानी अक्षर या वर्ण एक ही बात होती है।
नोट, नोट में लिखेंगे, लिखते चलेंगे, साथ साथ समझ में आए तो लिखते चलेंगे। सभी स्वर ध्वनियां, सभी स्वर ध्वनियां वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं, मतलब स्वर ध्वनियों को हम वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। स्वर होते कौन कौन से हैं? स्वर मैंने बताया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। मतलब आ ये सब क्या होते हैं? ये हमारे स्वर होते हैं। तो हमने ये मतलब ये तो समझ चुके हैं शब्द, वर्ण और अक्षर। शब्द होता क्या है? अब शब्द, शब्द होता है मतलब एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द होते कितने प्रकार के हैं? तो सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सार्थक शब्द। शब्द का प्रकार है नंबर एक सार्थक शब्द और नंबर दो निरर्थक शब्द। तो ये तो हो गए हमारे सार्थक शब्द और ये निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द की परिभाषा हम कैसे करेंगे? सार्थक शब्द आखिर होता क्या है, मतलब किसे हम सार्थक शब्द कहेंगे? तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, सार्थक। सार्थक यानी अर्थ साथ में, सामने से साथ में अर्थ यानी अर्थ। जिन समूह यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे रोटी, पानी, ठंडा आदि, आदि वर्ड जो होते हैं सार्थक, मतलब जो वर्ड हमारे, जो शब्द हमारे हैं जो कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार नंबर दो इसका प्रकार, शब्द का प्रकार आ जाएगा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निर यानी देखो किस प्रकार परिभाषा करेंगे? जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता, मतलब जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक यानी निर का मतलब ही होता है नहीं, नहीं के लिए हमारा निराता, तो अर्थक यानी अर्थ। जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बोटी, बानी, बंडा, यानी ये शब्द दिए हुए हैं हमारे, बोटी हो गया, बानी हो गया, बंडा आदि वर्ड होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन साधारण बोलचाल में, सामान्यतः जो बोलचाल में हम सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे है पानी बानी ले आओ। जैसे किसी से कहेंगे तो पानी बानी ले आओ, बोल ही देते हैं सामान्यतः भाषा में पानी बानी ले आओ। और उसी प्रकार रोटी बोटी दे दो। इसी प्रकार सार्थक शब्दों के साथ साथ सामान्य बोलचाल में हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद, यानी प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर वन विकारी शब्द और नंबर टू अविकारी शब्द। नंबर एक विकारी शब्द और दो अविकारी शब्द। ये रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। तो विकारी शब्द, विकारी शब्द कहते किसे हैं? विकारी शब्द की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मतलब कहते किसे हैं? यहाँ पे विकारी होता क्या है? जिन शब्दों में, जिन शब्दों मतलब जो शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, विकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारी शब्द मतलब जिन शब्दों में लिंग हो गया, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन, यानी परिवर्तन के बदलाव होता रहता है, वो विकारी शब्द, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो विकारी कौन कौन शब्द यानी संज्ञा, चार भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर वन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या है हमारे? ये विकारी शब्द हैं, यानी इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए क्या है ये विकारी शब्द हैं। फिर आता है नंबर दो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में
लिंग वचन और कारक के आधार पर, लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं, आ का मतलब ही क्या होता है, नहीं। तो अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द यानी अविकारी शब्द भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो अविकारी होते कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो है हमारे जो ये 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं विकार के आधार पर शब्द जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विकार के। इसी प्रकार मतलब विकारी और अविकारी शब्द को मिलाकर 4 ये। तो इसमें विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार हम 8 प्रकार से कह सकते हैं। फिर आता है हमारा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, यानी व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और आता है योग रूढ़ शब्द। तो ये हो गए हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, मतलब व्युत्पत्ति या रचना के बनावट के आधार पर शब्द के भेद तो होते हैं 3, लेकिन रूढ़ शब्द होता क्या है। तो रूढ़ शब्द इसका अर्थ होगा जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, यानी सार्थक का मतलब होता है, ऊपर बताया मैंने कि सार्थक यानी जिसका अर्थ साथ में हो। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ साथ में हो, यानी कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो सार्थक शब्द होते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक यानी निश्चित अर्थ ना प्रकट करते हो, मतलब जिनका कोई निश्चित अर्थ ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द की डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक यानी निश्चित अर्थ ना प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, आज है हमारा, आज है, कल है। तो जैसे कल को हम अगर खंड करते हैं, कल, कल के खंड करो तो का प्लस ला, ये खंड। तो हमारा ये क्या है, का कोई सार्थक शब्द नहीं, यानी का कोई अर्थ मतलब कोई अर्थ नहीं दे रहा। ऐसे इसी प्रकार ला हो गया, अगर दोनों को मिला रहे हैं तो कल हो रहा है, कल यानी ये क्या हमारा रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार पर्ल हो गया, कमल हो गया, पुस्तक और आदि बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा हमारे यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। सार्थक यानी कि जिनका अर्थ साथ हो, ऐसे शब्दों से मिलकर बने हो, वे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक यानी जिनका अर्थ साथ हो, उन शब्दों से मेल से बने हो, तो वे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या हमारा एक पूरा शब्द है, तो अगर इसे टुकड़े करेंगे, इसके खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय। तो यानी ये 2 सार्थक शब्द है, 2 शब्द हैं विद्या और आलय। विद्यालय में कितने शब्द मिलकर बने, विद्या और आलय से मिलकर बना है विद्यालय। उसी प्रकार अनुशासन है, अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना अनुधन शासन, अनुधन शासन। उसी प्रकार परम औषधि हो जाएगा, तो परम औषधि परम धन औषधि से मिलकर बना है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार से होते हैं। ये हो जाते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ को हम आगे बताने वाले हैं। नंबर 3 आ जाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द दो मतलब 3 हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है, मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब यौगिक तो होते हैं
किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ, जहाँ विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? मतलब जिन शब्द जो शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे हो गया हमारा पंकज। पंकज एक शब्द है, मतलब योग रूढ़ शब्द है। तो पंकज की संधि करेंगे, मतलब इसे खंड करेंगे तो क्या होगा? पंक प्लस जा, पंक प्लस जा। तो पंक का क्या अर्थ होता है? पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक, पंक में क्या होता है? कीचड़ होती है। और जा, जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा हुआ। जा का अर्थ होता है जन्मा हुआ, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो पंकज से एक हमारा नया नाम निकल के आया कमल। विशेष अर्थ, विशेष अर्थ की बात की गई है, मतलब योग रूढ़ शब्द वो होते हैं। जैसे यौगिक तो होते हैं, पंकज यौगिक तो है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना, दो वर्णों से, तो यौगिक तो है पंक धन जा, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा। पंकज जो शब्द है हमारे विशेष अर्थ प्रकट कर रहा, क्या कर रहा? कमल। कमल जो हो गया विशेष अर्थ, इसीलिए पंकज क्या हो गया हमारा? पंकज हो गया एक योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार आगे भी उदाहरण है, जैसे दशानन आ जाए, दशानन पेपर में आ जाए, मतलब दशानन कैसा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, तो कैसे बताएं? दशानन, दशानन पहले संधि यानी यौगिक देखेंगे, संधि हो रही नहीं हो रही है। दशानन तो 10 प्लस आनंद, 10 का क्या मतलब होता है? 10 जो संख्या होती है 1 2 3 4 5, यानी 10 प्लस आनंद, आनंद का अर्थ होता है सिर, अर्थात रावण। तो दशानन वर्ड से हमारा एक नया यानी विशेष अर्थ प्रकट हुआ, क्या? रावण। विशेष अर्थ प्रकट क्या हुआ? रावण। इसीलिए ये क्या है? दशानन क्या है? हमारा योग रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण इसके देख सकते हैं, क्या क्या? जलज यानी जल धन जा, यानी जल, जल तो है जल, यानी पानी। जा में जन्म, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला भी क्या हो जाता? कमल। तो जलज यानी कमल का ही पर्यायवाची है, यानी योग रूढ़ शब्द क्या है? जलज। चक्र पाणी, चक्र यानी जो चक्र होता है हमारा, चक्र पानी में से हाथ, पानी में से क्या होता है? हाथ होता है। चक्र पाणी यानी चक्र है, पाणी यानी हाथ में, जिसके अर्थात नया क्या निकलेगा? विष्णु। तो विष्णु को कहेंगे हम चक्रपाणी। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द से हमारा एक नया अर्थ निकला, क्या? विष्णु। तो हम क्या कहेंगे? ये भी एक योग रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार है मुरलीधर, पीताम्बर आदि ये वर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। नोट करके लिख लीजिए। बता रही हूँ कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण, जो बहुव्रीहि समास होता है हमारा, उसके सभी उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? सब के सब योग रूढ़ शब्द होते हैं।